हेलो एवरीवन, तपोभुन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के अनुसार हम इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है और उसका जो पैटर्न है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पे विशेष ध्यान दें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और शेयर करें, जिससे आप वंचित ना रहें, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आज एक टॉपिक है जिस पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हमने देखा हिस्ट्री में कि पहले जो खानाबदोश जनजाति थी, तो धीरे धीरे किस प्रकार वह गांवों में निवास करना सीखी और गांव के निवास के साथ ही वह कृषि करना सीखा और जानवरों को पालतू बनाना सीखा, गांवों में निवास सीखा और धीरे धीरे गांव कबीलों में परिवर्तित हुए और कबीलाई पद्धति का निर्माण हुआ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस पर जो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की कल्पना की गई है, तो उस कड़ी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जन का राजा होता था, फिर उसके बाद जन के राजा कैसे जनपद के राजा में परिवर्तित हुए और फिर जनपद के राजा एक महाजनपद के राजा में कैसे परिवर्तित हुए। जिस प्रकार से महाजनपद काल आया और महान गणराज्यों का उदय होता है, उसमें हम कुछ महान गणराज्यों या महान साम्राज्यों की चर्चा करेंगे, जिसमें मगध पहला महाजनपद काल था, तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं यहीं से। तो कुछ लोग शासक कैसे बने, इसको समझते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली को इंगित करता है, जो अभी हम स्वतंत्रोत्तर भारत के बाद चल रही है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए लोगों का कार्यकाल कब से आया? तो लगभग 3000 साल पहले से। किस कारण से? क्योंकि वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उसके घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इस प्रकार यह एक तरह का प्रदर्शन था। जो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था, वह अश्वमेध यज्ञ करता था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस घोड़े के माध्यम से करता था। वह अपना घोड़ा छोड़ता था। यदि किसी नगर से या किसी राज्य से वह घोड़ा विचरण करता हुआ निकल रहा है उसकी सैन्य टुकड़ी के साथ, तो जिन राज्यों ने उस घोड़े को रोका नहीं, अर्थात वह उसकी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं और उस राज्य को एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन जो इसका विरोध करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो विरोध करेगा उसको उस सम्राट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ का अर्थ निकलता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक राजा राज्य विस्तार के लिए या अपनी सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शन के लिए किस यज्ञ का आयोजन करते थे? तो उसका आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ। अब हम आगे देखते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष
अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किन लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो विश्य या वैश्य, इन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। इन लोगों को अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, परंतु ये लोग पारितोषिक या राजा के लिए कुछ न कुछ सामग्री या उपहार लेकर आते थे। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ऐसे लोग जो राजा के लिए उपहार तो लेकर आते थे, किंतु उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, वे कौन से लोग थे? तो वे विश्य या वैश्य अथवा शूद्र लोग थे। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। तो ये ग्रह कार्य के रूप में दिया गया है, लेकिन इस कोटेशन को पढ़ेंगे वर्ण। उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि प्राचीन कालीन सभ्यता में या प्राचीन कालीन समाज में वर्ण कितने भागों में बटा हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके चारों के आप नाम नोट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अब हम आगे पैराग्राफ देखेंगे। जनपद। एक ये चित्र दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन बनने लायक ये नहीं है अभी। अब जनपद से आएंगे क्वेश्चन। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आगे नीचे एक मानचित्र है, उसमें दर्शाए गए हैं। तो जनपद के राजा बनने से पूर्व किन के राजा थे? तो बनने से पूर्व वो जन के राजा कहलाते थे, और जन के राजा ही अब यज्ञों को करने के बाद जनपदों के राजा माने जाने लगे। फिर आता है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, तो इनके नाम याद रखना। पूछता है पुरातत्वविदों के द्वारा कहाँ पर इनके साक्ष्य पाए गए हैं जनपद कालीन के। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये 3 क्षेत्र जो हैं इनके अच्छे से नाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कौन से बर्तन, कैसे बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर पात्र, बस इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं आता है। अब हमने देखा था जन के राजा पहले, फिर जनपद के राजा बने। अब देखेंगे महाजनपद। जनपद से महाजनपद में परिवर्तन कैसे आया। तो अब पढ़ेंगे महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब ये जो मानचित्र है इसमें सभी महाजनपदों के नाम दिए गए होंगे। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट
या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो यहाँ आता है कि महाजनपद काल का उदय कब हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे 2500 साल पहले इनकी एक राजधानी होती थी। तो कभी कभी कथन और कारण में दे देगा कि इसकी विशेषता क्या होती थी। तो इसकी एक राजधानी या कई राजधानियाँ, एक राजधानी और कई राजधानियों में किलेबंदी की शुरुआत हो गई थी यहाँ। अब इस मैप को आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जनपद एवं महाजनपद और नगर दिए गए हैं इसमें। जैसे ये हस्तिनापुर, अवंती, उज्जैनी, मगध महाजनपद ये दिया गया है। वर्तमान बिहार, ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका था कि वर्तमान बिहार में है मगध। उसकी राजगृह गिरिब्रज, ये राजधानियाँ थी उसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो किस प्रकार से महाजनपद पड़े किलेबंदी हो गई, तो उसके लिए कौन कौन से संसाधनों की ज़रूरत पड़ी उसको यहाँ पर बताया गया है, जिसमें मानव संसाधन भी शामिल है। ये एक चित्र दिखाया गया है जो कौशाम्बी किले की दीवार है, आधुनिक उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौशाम्बी का किला जो है वो आधुनिक किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। इसके अवशेष 2500 साल पहले हुआ था इसका विकास। तो इस कोटेशन को आप याद रखेंगे और ये डायग्राम में दिखाया गया है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे इसके, अभी ये 5वां चल रहा है। तो किस समय स्थायी सेना या राजा सेना रखने लगा था और उनको वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था? तो महाजनपद काल में। उसका आंसर होगा महाजनपद काल में वेतन देने लगा नियमित रूप से और एक स्थायी सेना रखने लगा। अब आते हैं राज्य को चलाने के लिए या सैनिकों के वेतन पूर्ति के लिए क्या व्यवस्थाएं थी। कर था, तो कर कितना लगता था, किस क्षेत्र में लगता था। तो अब कर के बारे में या राज्य की आय के बारे में चर्चा करेंगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। हमने जो जन और जनपद के राजा पढ़े थे जो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, तो वो ज़्यादातर लोग उपहारों पर ही आश्रित थे। फिर जब महाजनपदों का उदय हो गया तो वो अब उपहारों पर आश्रित न होकर के या पारितोषिक पर आश्रित न होकर के वो नियमित रूप से अब कई क्षेत्रों से कर वसूलने लगे थे। तो कर वसूलना आय का स्रोत कब बना, तो महाजनपद काल में बना। अब कुछ कर वसूलने के क्षेत्र देखते हैं। तो पहला है फसलों पर लगाए गए कर, दूसरा है कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं। फसल पर कर और कारीगरों के ऊपर कर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना। पशुपालकों को किस रूप में कर देना पड़ता था, तो जानवरों के रूप में या उनके उत्पाद के रूप में। या तो आप गाय पालते हैं तो या तो गाय देंगे कर के रूप में, या गाय से दूध और घी
उसके उत्पाद जो हैं वो देंगे कर के रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर जो चौथा पॉइंट है व्यापारियों को सामान पर कर। तो जो व्यापारी व्यापार करता था, मान लो कोई हीरे का व्यापारी है, तो उसको हीरे की सामग्री बनाकर राजा को भेंट स्वरूप देनी पड़ती थी कर के रूप में। उसके बाद आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं, जो घुमंतु और आदिवासी लोग थे जो जंगलों में निवास करते थे, वो जो शिकार करते थे या जंगल की चीज़ों का संग्रह करते थे अपने जीवन यापन के लिए, तो वो कर के रूप में, जैसे शहद हो गई, तो इन चीज़ों का राजा को भेंट स्वरूप कर के रूप में वो प्रदान करते थे। अब देखते हैं कृषि में परिवर्तन। तो कर प्रणाली के बाद आता है कृषि में परिवर्तन। पहले हमने गांवों में निवास और स्थायी कृषि के बारे में पढ़ चुका है। अब देखेंगे कर के रूप में कृषि का क्या उपयोग था। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब हल के फाल लोहे के बनाए जाने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो क्वेश्चन आता है कि पौधों को का रोपण किस काल में? तो महाजनपद काल में पौधों को अब बीज न बो करके उसके पौधे तैयार कर उसको रोपित किया जाने लगा। तो ये महाजनपद काल में आया। विशेष रूप से धान के पौधों का उल्लेख मिलता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ से और आती है कि कब हल के फाल लोहे के फाल में परिवर्तित हो गए, जो लकड़ी के फाल हुआ करते थे। तो महाजनपद काल में लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा था। अब देखेंगे सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, ये पहला महाजनपद था। ऊपर आपको बताया हूँ बिहार वर्तमान, जहाँ मगध है, जिसकी गिरिब्रज पहली राजधानी, राजगृह दूसरी राजधानी, 2 राजधानियाँ थी उसकी। तो यहाँ आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखता हूँ इसको आगे क्या है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो क्वेश्चन आता है कि मगध से कौन सी नदियाँ बहती थीं? तो गंगा और सोन, या गंगा और सोन नदियाँ किस महाजनपद से बहती थी? तो मगध। क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकता है। गंगा और सोन नदी, इसको आप याद रखेंगे। और मगध वर्तमान में बिहार राज्य, ये फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल से पढ़ाया गया था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मतलब बहुत आदर्श दशाएँ थी। अच्छे घने जंगल थे जिसमें हाथी मिल जाते थे उनको। उस समय हाथियों का उपयोग लड़ाई में गज सेना के रूप में किया जाता था। घरों के लिए जंगली लकड़ी, इमारती लकड़ी अच्छी मिल जाती थी। और लोहे की खदानें थी जो मजबूत हथियार निर्माण करने में सहायक होते थे। तो इसको आप याद रखेंगे। हाथी, जंगली लकड़ी, इमारती और लौह अयस्क की खदानें। अब आगे देखते हैं। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। तो कौन से शक्तिशाली शासक हुए? दोनों के नाम आप याद रखेंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रक का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक राजधानी कौन थी? बिहार में है जो
वर्तमान का राजगीर जिला है वही राजगृह था बिहार में। और जो पाटलिपुत्र है वर्तमान का पटना, ये दूसरी बाद में राजधानी बनी। तो पहली का नाम याद रखना है राजगृह का, इसका भी याद रखना है। और बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद महापद्मनंद, इसका नाम याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ है 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाही इनकार कर दिए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो कौन सा राजा, तो इसको आप याद रखना कि सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसिडोनिया का राजा था ये। और 2300 साल पहले, ब्यास नदी को याद रखेंगे आप। यहाँ तक वो आ गया था, ब्यास नदी को पार करने से उसके सैनिक मना कर दिए थे। अब आते हैं वज्जी। हमने मगध को देखा, अब वज्जी संघ, ये एक प्रकार का संघ था, इसमें कई राज्य थे। तो वज्जी को देखते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। अब इसकी राजधानी भी आप याद रखेंगे, वैशाली बिहार में थी, वर्तमान बिहार वैशाली। एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी एक गण या संघ था। इसमें कई राज्यों का समूह को ही संघ बोलते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो क्वेश्चन आता है कि वज्जी संघ की जो सभाएं हुआ करती थी उसमें किन लोगों को हिस्सा नहीं मिलता था या कौन से लोग सभाओं में प्रवेश नहीं पा सकते थे? तो दास, स्त्रियां और कम्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले पाते थे। और वज्जी एक संघ था, इसको आप याद रखेंगे, गण या संघ था। यहाँ पे कोटेशन है वज्जी संघ के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो किस बौद्ध ग्रंथ से, या दीर्घ निकाय किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है एक। किस राज्य की जानकारी मिलती है? वज्जी संघ की जानकारी मिलती है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं और वज्जी संघ की जानकारी मिलती है इससे। 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु शासक था मगध का। अब देखना वो क्या करता है वज्जी संघ। दोनों के बीच में यहाँ कंपैरिजन दिया गया है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, कुछ कोटेशन है, जब तक मतलब बिंदु में उन्होंने बताया बुद्ध ने, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, इस पर चर्चा करें। तो ये कुछ पॉइंट हैं, तो आप इनको
याद रखेंगे कि बुद्ध ने ऐसा कहा था। यह क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु का मंत्री कौन था, तो वस्त्रकार था। इसको याद रखेंगे। बज्जी संघ में ये भेजा गया था वस्त्रकार अजातशत्रु के द्वारा। तो अजातशत्रु को याद रखेंगे। किस राजा ने भेजा था? अजातशत्रु ने। कहाँ भेजा? बज्जी संघ में। किस मंत्री को भेजा? वस्त्रकार को भेजा। किसके पास भेजा? बुद्ध के पास। ये बुद्ध, इनको भी याद रखना। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। तो लगभग 1500 साल पहले तक उनका शासन चलता रहा। किनका? बज्जी संघ का। इन्हें पूर्ण रूप से कौन जीता? तो गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। बज्जी के किसने? गुप्त शासकों ने। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ये तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको विशेष रूप से याद रखें। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। अभी जस्ट पिछले पैराग्राफ में चर्चा हुई थी दीघ निकाय की। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले अभी चर्चा हुई है, जिनको गुप्त शासकों ने पराजित कर दिया था। इस प्रकार हमने देखा जन के राजा, जनपद के राजा, महाजनपद के राजा, महाजनपद के रूप में मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य के आय की व्यवस्थाएं, कर वसूली, और इसके बाद बज्जी संघ पर विजय। इस प्रकार से ये सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग अपनी नोट्स तैयार करते रहिए। आप लोगों को हर दिन लेक्चर मिलता रहेगा और पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लास्ट में टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी इसमें, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। धन्यवाद।